गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बात किया था कि किस तरीके से कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करके हम लोग डिजीज़ेस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको मेंशन किया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक के चैप्टर में अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोग इतना समझ गए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक पावर होती है डिजीज़ेस को रेजिस्ट करने की, और ये जो पावर होती है इसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में कुछ नेचुरली होती है और कुछ जो है हमको डिजीज़ेस के बाद मिलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब क्लास 11th में थी तो मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। ठीक है, मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, सबसे पहले मेरी सिस्टर को हुआ। ठीक है, और मैं अपनी सिस्टर को बार बार टच करती थी, उसके आसपास जा कर के बैठ जाती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे मना भी करते थे तो भी जो है मैं जा कर के उसको टच करती थी, उसके आसपास जा कर के बैठती थी। ठीक है, तो कुछ समय के बाद मेरी सिस्टर तो ठीक हो गई लेकिन मुझे चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, तो अब जो है एक्चुअली हुआ क्या कि जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ, ठीक है, तो मुझे चिकन पॉक्स होने के बाद में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी मेरी सिस्टर को मेरे पास आने से रोकते नहीं थे। ठीक है, मतलब जब उसको चिकन पॉक्स हुआ और मुझे नहीं था तब मुझे ज़रूर जाने के लिए रोकते थे, लेकिन जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ और वो ठीक हो गई तो उसको मेरे पास आने से कभी भी नहीं रोकते थे। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था कि ये माना जाता था और अभी भी माना जाता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो उसको लाइफ में दोबारा नहीं होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे अगर किसी के बॉडी में चिकन पॉक्स का डिजीज़ कभी भी हो गया हो तो उसके बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स के डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनकी प्रेजेंस के वजह से उस पर्सन को दोबारा से कभी भी चिकन पॉक्स का डिजीज़ जो है वो नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मेरी दीदी को मेरे पास आने से रोकते थे लेकिन मुझे रोकते नहीं थे, लेकिन मुझे मेरी दीदी के पास जाने के लिए रोका जाता था बिकॉज मुझे कभी भी पहले डिजीज़ नहीं हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हुई कि 11th क्लास में जब मैं थी तब मुझे एक बार ऑलरेडी डिजीज़ हो चुका है, तो अब मुझे दोबारा मेरे लाइफ टाइम में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर मेरी लाइफ में कभी भी दोबारा मेरे बॉडी के अंदर अगर चिकन पॉक्स का पैथोजन एंटर भी करता है तो मेरी वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तुरंत जा कर के चिकन पॉक्स के पैथोजन को किल करेंगी और मेरे बॉडी में डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, यही जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे इम्यूनाइजेशन की जो थ्योरी है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में या तो नेचुरली होती है, ठीक है, या फिर किसी डिजीज़ के बाद, जैसे मैंने अभी चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो उसके बाद भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं एकदम गोद के साल भर से छोटे बच्चे या 2 या 3 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, रेगुलरली आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे कि उसकी वैक्सीनेशन है। ठीक है, उसको वैक्सीन लगवाने के लिए ले जाना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि वैक्सीनेशन का और इम्यूनिटी का क्या लेना देना है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जैसे हमको चिकन पॉक्स के केस का एग्जांपल जो दिया मैंने कि चिकन पॉक्स के बाद मेरी बॉडी में चिकन पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है अपने आप प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो वैसा ही छोटे बच्चों की बॉडी में भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग बच्चों को बीमारी होने तक वेट करें। ठीक है, हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई एकदम छोटा छोटा बच्चा है तो हम लोग वेट करें कि भाई उसको बीमारी होगा तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगा। हम क्यों बच्चे को सफ़र करने दें। ठीक है, तो अब बच्चों को उनकी बॉडी में
इम्यूनिटी डेवलप करवाने के लिए या उनकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराने के लिए जो है हम लोग इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में बेसिकली किया क्या जाता है? ठीक है, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में जो है वैक्सीन बच्चों की बॉडी में इंजेक्शन के फॉर्म में या ड्रॉप्स के थ्रू दिया जाता है, उनके बॉडी के अंदर डाला जाता है, सो दैट उस वैक्सीन के वजह से कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बच्चे की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ऐसा होता कैसे है? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन है क्या? ठीक है, वैक्सीन जो है कुछ नहीं है, सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक प्रिपरेशन होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक प्रिपरेशन होता है। इस प्रिपरेशन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला सिर्फ एंटीजन होता है। या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर का जो एंटीजन है या जो प्रोटीन है सिर्फ वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कई बार तीनों एक साथ होते हैं, कई बार सिंगली होता है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअली। तो ये जो प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डेड या इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इस प्रिपरेशन को जब बच्चे की बॉडी में इंजेक्शन या ड्रॉप्स के थ्रू जो है डाला जाता है तो ये जो वैक्सीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इनएक्टिवेटेड या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये बॉडी में डिजीज़ तो कॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है या बच्चे की बॉडी में जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जिसका वैक्सीन हमने बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बच्चे की बॉडी में ढेर सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं बन जाएंगी, मिलियंस एंड बिलियंस के क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ जो है बन जाएंगी। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये लाइफ लॉन्ग बच्चे की बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी और उस पर्टिकुलर डिजीज़ का अगर पैथोजन फ्यूचर में कभी भी बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं ये इमीडिएटली जाएंगी, उस पैथोजन को मार डालेंगी और बच्चे को वो पर्टिकुलर डिजीज़ जो है ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। ये बेसिस होता है वैक्सीनेशन का। ठीक है, अगेन मैं फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन होता क्या है। ठीक है, वैक्सीनेशन किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? वैक्सीनेशन किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, एक मेथड है। वैक्सीनेशन को ही हम लोग इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है डिफरेंट डिजीज़ेस के लिए। इसीलिए वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अब वैक्सीनेशन में करते क्या हैं? वैक्सीनेशन में किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में वैक्सीन्स जो हैं उनको इंजेक्शन या ड्रॉप्स के फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, बच्चों को या किसी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कराया जाता है। ठीक है, अब वैक्सीन में होता क्या है? ठीक है, वैक्सीन जो है एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ का जो पैथोजन है, जैसे पोलियो है, ठीक है, पोलियो का जो वायरस होता है, ठीक है, पोलियो के ड्रॉप्स आते हैं, हम लोगों ने बचपन में सभी ने पिए हैं। ठीक है, तो पोलियो का जो ड्रॉप्स है वो क्या है? एक्चुअली पोलियो का वैक्सीन है। तो पोलियो का जो वैक्सीन आता है उसके अंदर पोलियो का जो वायरस होता है, ठीक है, उसको इनएक्टिवेट करके और उसको किल करके,
ठीक है, एक मीडियम में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उस मीडियम को हम लोग कहते हैं पोलियो का वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो पोलियो का वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन है, चाहे वो हेपेटाइटिस का हो सकता है, टाइफॉइड का हो सकता है, या मीजल्स, मम्स और रूबेला का हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डिजीज़ के लिए अलग अलग तरीके के वैक्सीन बनते हैं। हर वैक्सीन के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज़ का जो पैथोजन होता है उसको किल करके और इनएक्टिवेट करके, ठीक है, उस वैक्सीन के अंदर डाला जाता है। ठीक है, अब वैक्सीन का जो प्रिपरेशन होता है उसको इंजेक्शन या ड्रॉप्स के फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये जो वैक्सीन है, क्योंकि इसके अंदर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इस वैक्सीन के वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट होगा। ठीक है, अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इस इम्यून रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, जैसे चिकन पॉक्स ही हो गया या पोलियो ही हो गया, तो पोलियो का वैक्सीन दिया है, तो पोलियो का वैक्सीन देने से पोलियो के वायरस के अगेंस्ट उस पर्सन की बॉडी में या उस बच्चे की बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी को पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर किसी बच्चे को पोलियो का वायरस जो है अटैक करता भी है, उसके बॉडी के अंदर एंटर करता भी है, तो हमारी बॉडी में या उस बच्चे की बॉडी में, क्योंकि पहले से पोलियो के लिए, पोलियो के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो बच्चे की बॉडी में क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ जाएंगी, वायरस को तुरंत पकड़ेंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, इससे पहले कि वायरस जो है वो डिजीज़ कॉज कर सके। तो डिजीज़ कॉज करने के पहले ही ये जो एंटीबॉडीज़ है उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल कर देती हैं और जो पर्सन है उसको उस पर्टिकुलर डिजीज़ से हमेशा के लिए इम्यूनिटी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन जो है कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कौन कौन से डिजीज़ेस के वैक्सीन जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारे डिजीज़ेस के वैक्सीन्स जो हैं हमको अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे मेरी बेटी है, उसको अभी रिसेंटली बहुत सारे वैक्सीन्स लगे हैं, 2-4 वैक्सीन्स लगे हैं, तो मैं कुछ डिजीज़ेस का नाम जो है लूँगी जिसको कि मैंने देखा है। ठीक है, तो पोलियो का वैक्सीन होता है, ठीक है, टाइफॉइड का होता है, जॉन्डिस का वैक्सीन होता है, फिर मीज़ल्स का, मम्स का, रूबेला का वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन होता है, फिर न्यूमोकोकल डिजीज़ेज़ होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होते हैं, उसका वैक्सीन होता है। उसके अलावा आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब हमारा साइंस एडवांस हो चुका है कि कैंसर तक के लिए जो है वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर के भी वैक्सीनेशंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं अब। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो डिजीज़ेस हैं उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है। कई सारी डिजीज़ेस ऐसी हैं जिसके लिए हमारे पास अभी भी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग ये होप कर सकते हैं कि ऐसी डिजीज़ेस के भी वैक्सीन्स जो हैं वो हमको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब फाइनली एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, या वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, वैक्सीन की डिस्कवरी जो है उसको एक्चुअली ब्रिटिश कंट्रीज़ में जो है, जो आपका इंग्लैंड है, ठीक है, बेसिकली वहाँ पे वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी। साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन को, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे, बेसिकली डॉक्टर थे वो, ठीक है, तो उन्होंने जो है वैक्सीन्स की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1796 में। तो कितने 100 साल पहले की बात है। 1796 में जो है उन्होंने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब वैक्सीन की डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल थी।
ठीक है। कैसे कि उस टाइम की बात है, तब एक डिजीज़ हुआ करता था जिसको कहते थे काउपॉक्स, ठीक है। एक डिजीज़ था जिसको कहते थे काउपॉक्स, ठीक है। तो ये जो काउपॉक्स डिजीज़ था ये बेसिकली कैटल का, यानी कि गाय भैंस इनका डिजीज़ था, ठीक है। तो इस डिजीज़ में क्या होता था कि गाय भैंस के बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े फफोले पड़ जाते थे, ठीक है। जैसे जलने पे कैसे फफोले पड़ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही काउपॉक्स में गाय या भैंस के शरीर पे जो है बड़े बड़े फफोले पड़ जाते थे, ठीक है। तो जो लोग गाय भैंस का साफ़ सफाई करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, ध्यान रखते थे, तो ये देखा गया कि गाय भैंस से ये जो डिज़ीज़ है ये ह्यूमंस में भी क्या होने लगा, ट्रांसफ़र होने लगा, और ह्यूमंस को भी काउपॉक्स का डिज़ीज़ होने लगा। तो ह्यूमंस की बॉडी में भी बड़े बड़े फफोले पड़ जाते थे काउपॉक्स होने पर, बहुत पेनफुल फफोले होते थे और बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ होती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि जो उस समय मेडन्स होती थी, वहाँ पे मेडन्स बोलते थे, जो ग्वालिने जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो लोग गाय भैंस का ध्यान रखती हैं, ठीक है। तो जो मेडन्स होती थी वहाँ पर, तो कुछ मेडन्स ऐसी थी जिनको पहले ही काउपॉक्स हो चुका था, ठीक है, और वो ठीक भी हो चुकी थी, ठीक है। तो अगर कोई दूसरे लोग थे जिनको काउपॉक्स होता था, ठीक है, उनके पास जो ठीक हो चुके लोग हैं, ठीक है, जो मेडन्स हैं जो पहले भी बीमारी से ठीक हो चुकी हैं, बीमारी से उबर चुकी हैं, ठीक है, ऐसी मेडन्स जो हैं जब वो इन्फेक्टेड लोगों के पास जाती थी, ठीक है, तो वो जो मेडन्स हैं उनको दोबारा से कभी काउपॉक्स नहीं होता था, ठीक है। तो एक बार एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिनको एक बार डिज़ीज़ होता है उनको दोबारा से काउपॉक्स का डिज़ीज़ जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, तो उन्होंने जो है अपने दिमाग में एक आइडिया है, उस आइडिया के थ्रू उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया कि एक पर्सन था जिसको काउपॉक्स हुआ था, ठीक है, तो उसके काउपॉक्स के जो फफोले थे उसमें पस भरा हुआ था, ठीक है, उसके बॉडी में क्या हुआ था, फफोले के अंदर पस भरा हुआ था। तो एडवर्ड जेनर ने एक सिरिंज के हेल्प से उसके फफोले से थोड़ा सा पस निकाला, ठीक है। अब ये जो पस है इसको निकाल करके उन्होंने, एक छोटा सा बच्चा था, 8 या 9 साल का बच्चा था, ठीक है, उसके पैर में कट लगाया, ठीक है। उसके पैर में कट लगाने के बाद में वो जो काउपॉक्स के फफोले से उन्होंने पस निकाला था, वो जो पस है उस कट के थ्रू जो है उन्होंने उस बच्चे की बॉडी में डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उस बच्चे को भी काउपॉक्स का डिजीज़ हो गया, ठीक है। अब काउपॉक्स का डिजीज़ जो है हो तो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड टाइम उन्होंने दोबारा से यही सेम प्रोसेस जो है उस बच्चे की बॉडी के ऊपर परफॉर्म किया, ठीक है। बच्चा पहले वाले केस में ठीक हो गया, ठीक होने के बाद में दूसरी बार एडवर्ड जेनर ने फिर से क्या किया कि वही सेम प्रोसेस उसी बच्चे के ऊपर रिपीट किया। तो सेकेंड टाइम जब उन्होंने कोशिश की तो सेकेंड टाइम जो है बच्चा कम्प्लीटली हेल्दी था, उसको काउपॉक्स का डिजीज़ जो है बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ से एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने ये आइडिया डिवाइस किया कि एक बार किसी पर्सन को अगर काउपॉक्स का डिज़ीज़ होता है तो दोबारा से उसको वो डिज़ीज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ उनको क्या समझ में आया कि काउपॉक्स का जो फफोला था उसके अंदर जो पस था, ठीक है, उस पस में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो डिज़ीज़ कॉज कर सके, ठीक है। और उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो पस था, पस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो पैथोजेंस प्रेजेंट रहे होंगे, वो पैथोजेंस जो हैं वो कम्प्लीटली एक्टिव नहीं थे, वो इनएक्टिव थे, ठीक है। तो इसके बाद जो है उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि जिनको जिनको भी काउपॉक्स होता था उनकी बॉडी से जो है वो पस को एक्सट्रैक्ट करते थे। पस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हीट का ट्रीटमेंट देते थे और हीट का ट्रीटमेंट देने के बाद में वही पस जब हेल्दी पर्सन्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, तो वो जो हेल्दी पर्सन्स थे उनको डिजीज़ तो नहीं होता था, लेकिन उनके बॉडी में काउपॉक्स के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती थी। तो इस तरीके से काउपॉक्स के जो फफोले का पस है उसको यूज़ करके उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन जो है दुनिया का
बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वैक्सीन का नाम वैक्सीन ही क्यों पड़ा, कुछ और भी तो बोल सकते थे हम लोग वैक्सीन को। एक्चुअली पुराने ज़माने में काऊ जो होता था, गाय जो होती थी, उसको कहा जाता था वैका। ठीक है, काऊ को कहा जाता था वैका। ठीक है, तो वैका यानी कि काऊ के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी कोई सब्सटेंस उन्होंने बनाया था, वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, तो काऊ को वैका बोलते थे। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो भी उन्होंने केमिकल प्रिपरेशन किया उसका नाम उन्होंने रख दिया वैक्सीन। तो काऊ पॉक्स के अगेंस्ट और काऊ के डिजीज़ के अगेंस्ट जो है उन्होंने ये वैक्सीन, ये मेडिकल प्रिपरेशन को बनाया था, इसीलिए उसका नाम रख दिया वैका से वैक्सीन। तो इस तरीके से वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी। अब आजकल के डेट में जो है वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग हो गया है। ठीक है, आजकल इंडस्ट्रियल लेवल्स पे जो है वैक्सीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आजकल तरीका क्या है वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने का कि मान के चलते हैं कोई भी XYZ डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ का जो पैथोजन है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर ग्रो किया जाता है। मतलब कि ये जो रूम है, इस रूम के जितने बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है। फिर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, कंटेनर से निकाल लिया जाता है, कंटेनर से निकाल करके उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा उसको टेम्परेचर में रखा जाता है। हीट ट्रीटमेंट देने से जो पैथोजन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी उसकी इंटैक्ट रहती है। फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको लेकर के फिर वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, और उस वैक्सीन को फिर मार्केट में भेजा जाता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आजकल वैक्सीन बनाने का तरीका जो है वो बहुत एडवांस्ड हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पे जो है वैक्सीन्स का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि वैक्सीन्स जो हैं, ठीक है, उनको किसी भी पर्सन की बॉडी में, ठीक है, प्रोवाइड करने का या इंजेक्ट करने का पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट आता है। ठीक है, हो सकेगा तो मैं अपनी बेटी का, जो मेरी बेटी का वैक्सीनेशन का चार्ट है वो मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो उसमें आप लोग देखोगे कि उसमें पूरा दिया है कि भाई कौन सा वैक्सीन किस एज में लगाना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेप वाइज मैनर में अगर वैक्सीनेशन जो है हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते रहें तो एक साथ अगर सारे वैक्सीन्स प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर एज पे कोई पर्टिकुलर वैक्सीन दिया जाता है, प्लान्ड और स्टेप वाइज मैनर में दिया जाता है। और ये इसलिए भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एज के बाद में, ठीक है, अगर हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है, तो तब तक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तब तक शायद बच्चे को जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ का इन्फेक्शन हो चुका हो। ठीक है, जैसे पोलियो के केस में ही हम लोग बात कर लेते हैं कि हर साल कम से कम 2 बार पोलियो का वैक्सीन जो है वो बच्चों को दिया जाता है, हर 6 महीने में मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा हम लोग 5 साल की उम्र तक करते हैं। 5 साल की उम्र तक के बच्चे को साल में 2 बार पोलियो का वैक्सीन जो है वो ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि पोलियो का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, ठीक है, पोलियो का जो वायरस है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो 5 साल से छोटे बच्चों को ही अटैक करता है। ठीक है, और क्योंकि उनकी बॉडी उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है तो पोलियो के वायरस को स्प्रेड होने में और डिजीज़ कॉज करने में आसानी होती है। तो अगर कोई बच्चा है उसको 5 साल के पहले ही पोलियो के वैक्सीन लग जाए तभी वो इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है उसको 5 साल की उम्र के बाद में अगर आप पोलियो का वैक्सीन देने जाओगे तो तब तक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस बच्चे को ऑलरेडी पोलियो के वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया हो। तो पोलियो के वायरस के इन्फेक्शन के बाद में अगर आप वैक्सीन देते हो बच्चे को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है कि पहले ही इन्फेक्शन ना हो जाए, इससे बचने के लिए टाइमली एक अच्छे तरीके से एक प्लान्ड मैनर में जो है वैक्सीनेशन बच्चों को दिया जाता है, सो दैट सही समय पर बच्चों की बॉडी में डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो और बच्चा हमेशा हेल्दी रहे। ठीक है। तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अगर इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछना। ठीक है। विद दिस टॉपिक हमने इस टॉपिक के साथ में आज व्हाई डू वी फॉल इल जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोबारा कह रही हूँ, अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछना, और इस चैप्टर के जो नोट्स है ये मैं आप लोगों को 2 दिन में प्रोवाइड करूँगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।